नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरग्रांड के बारे में। दोस्तों ये आपने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि एवरग्रांड दरअसल है क्या। दोस्तों एवरग्रांड चाइना की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। दोस्तों चाइना में एवरग्रांड हर जगह है। इस फर्म में तकरीबन 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, मगर ये इनडायरेक्टली 3.8 मिलियन यानी कि तकरीबन 38 लाख जॉब साल दर साल क्रिएट करता है। दोस्तों एवरग्रांड का जो डेट है वो $300 बिलियन हो चुका है। एवरग्रांड इतना बड़ा है कि इसका फेलियर सिर्फ चाइना इकोनॉमी को ही नहीं अफेक्ट करेगा, पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है। दोस्तों एवरग्रांड विश्व की सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है। इस कंपनी का कर्ज चाइना के 3% के जीडीपी के बराबर है। दोस्तों जैसे भारत की प्रॉपर्टी जाइंट्स हैं डीएलएफ और बाकी कंपनीज, वैसे ही चाइना की एवरग्रांड एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जाइंट है। दोस्तों कैपिटल इकोनॉमिक्स के मार्क विलियम, जो कि वहाँ के चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट हैं, उनके हिसाब से एवरग्रांड का कोलैप्स चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा जो है टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एवरग्रांड बर्बादी की कगार पे कैसे पहुंचा। दोस्तों जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी 9 से 10% की रफ्तार से बढ़ी, वैसे वैसे ही जो है प्रॉपर्टी एक्विजिशंस और नए प्रोजेक्ट के साथ एवरग्रांड भी बूम हुई। दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है 2008 और 2009 से, जब रिसेशन आया था। ग्लोबल डिमांड्स कम होने लग गई थी, जिसकी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट भी कम हो गया था। चाइना ने इसके एवज में अपना डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना चाहा, जिसके लिए उसने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज इकोनॉमी में पंप इन किया। और दोस्तों इसकी वजह से जो है उपभोक्ताओं के लिए लोन लेना आसान हो गया और उनके हाथों में ज़्यादा पैसा आ गया। हाउसिंग सेक्टर को दोस्तों इस चीज़ का बहुत ही बड़ा फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि वो आसानी से ज़मीन को गिरवी रख के लो इंटरेस्ट पर लोन ले सकता था। इसका मतलब दोस्तों कि जितना बड़ा बिल्डर उतने प्रोजेक्ट्स, उतने लोन और उतने ही बायर्स। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने लग गए और एवरग्रांड ने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दी, जैसे कि थीम्स पार्क, स्टेडियम्स वगैरह वगैरह। दोस्तों 2016 में रूलिंग पार्टी पॉलिट ब्यूरो ने रियलाइज किया कि 27% ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स इन द कंट्री वो हाउसिंग सेक्टर से आ रहे थे, जिसके बाद पार्टी का कहना था कि हाउसिंग सेक्टर ने इकोनॉमी को किडनैप सा कर लिया है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था पार्टी के द्वारा। इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों बीजिंग ने काफ़ी सारे एक्शंस और पॉलिसी चेंज किए, जैसे कि बिल्डर्स अब गारंटीड रिटर्न्स का वादा बायर्स को नहीं दे सकते थे। रियल एस्टेट प्रेडिक्शंस और स्पेक्यूलेशंस, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस अनरीजनेबली बढ़ रहे थे, उस पर रोक लगाई गई। दोस्तों एवरग्रांड की जो मुश्किलें थी वो और भी बढ़ गई जब चाइना गवर्नमेंट ने एक मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए, जिसके तहत बिल्डर को एक रेशो मेंटेन और रिपोर्ट करना होता था, जिसके तहत बिल्डर को एग्जिस्टिंग कैश फ्लो, एग्जिस्टिंग एसेट्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल और एग्जिस्टिंग डेट्स का ब्यौरा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जो अथॉरिटीज़ थी उनको देना होता था। दोस्तों एवरग्रांड ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शार्प टर्न लिया, जिसके तहत वो अब अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में घुसा, क्योंकि जो करंट जो एनवायरनमेंट था वो उतना कॉन्ड्यूसिव, उतना सपोर्टिव नहीं था। तो इसलिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर्स में घुसा और बाकी अन्य सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बाकी सेक्टर्स में वो घुसना चालू कर दिया उसने। मगर फिर भी दोस्तों 2020 तक आते आते एवरग्रांड एक बहुत ही ज़्यादा डेट रिडन कंपनी बन चुकी थी। उसके पास बहुत ज़्यादा डेट हो चुका था। तो दोस्तों अब बात करते हैं एवरग्रांड की आज की हालत के बारे में। आज की हालत एवरग्रांड की क्या है? दोस्तों एवरग्रांड सप्लायर्स को पे नहीं कर पा रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को वो 2 बार इंडिकेशंस ऑलरेडी दे चुका है कि उसके जो लोन्स हैं, डेट्स हैं, उस पर वो डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली ही कर सकता है। दोस्तों लास्ट ट्यूसडे को एवरग्रांड ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया कि उसके प्रॉपर्टी सेल्स में लगातार गिरावट हो रही है और उसके कैश फ्लोज नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। दोस्तों चाइना के बैंक्स ने एवरग्रांड के प्रोजेक्ट्स के बायर्स को ऑलरेडी लोन देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस एवरग्रांड क्रैश का क्या मतलब है चाइना के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। दोस्तों एवरग्रांड की वजह से 3 पार्टीज मेनली अफेक्टेड हैं। पहला है बैंक्स, दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर्स और तीसरा है होम बायर्स।
दोस्तों चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर वहां के 15% जीडीपी का हिस्सा है और 70% चाइना के जो शहरी पॉपुलेशन है उनका पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा चाइना के इकोनॉमी के लिए, खास करके चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए। अगर दोस्तों हम ग्लोबल इफेक्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जाम्बिया काफी हद तक डिपेंड करती हैं चाइना के एग्रेसिव स्टील, कॉपर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के डिमांड के लिए। तो अगर इन कंट्रीज के कंपनीज पर इंपैक्ट होगा तो इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पे भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं ग्लोबल मार्केट्स जैसे नैस्डैक, बीएसई, कोई भी मार्केट हो उस पर ये इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा क्योंकि सारी मार्केट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चाइना गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। दोस्तों एवरग्रांड के कोलैप्स होने के बाद चाइना में हाउसिंग प्राइसेस के करेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक्सपर्ट की माने तो चाइना अपने इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज का जो है झुकाव सेंट्रल और नेशनल सिक्योरिटी के एरिया की तरफ चाहता है, क्योंकि अगर वो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेंट्रल और नेशनल सिक्योरिटी के एरिया में करता है तो चाइना को यूएस और अपने उसके जो एलाइज हैं उन पर रिलाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ में दोस्तों चाइना अपने मिडिल इनकम क्लास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता है, वो मिडिल इनकम क्लास का बढ़ावा चाहता है। इस क्लास में वो लोग नहीं आते जिन्होंने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं महंगे और आलीशान मकानों में, जिन्होंने बहुत सारे मकान खरीद रखे हैं, वो जनता चाइना के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों एवरग्रांड के पास 15 लाख होम बायर्स हैं जो कि अपने घर का वेट कर रहे हैं। चाइना गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली गाइस एवरग्रांड को बेल आउट करेगी, बैंक्स को डेफिनेटली बेल आउट करेगी, मगर शायद एक रिस्ट्रक्चरिंग होगा जिसमें कि कुछ डेवलपर्स जमीन के बदले में एवरग्रांड के कुछ अनकंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स ओन कर लेंगे। पॉलिसी मेकर्स का मेन प्रायोरिटी आम जनता रहेगी दोस्तों, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई एवरग्रांड के प्रोजेक्ट्स में लगाई है। मगर एवरग्रांड के बाकी जो देनदार हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका पैसा डूबने की पूरी आशंका है, 100% आशंका है। उसको जो है वहां की गवर्नमेंट बेल आउट नहीं करेगी। बाकी दोस्तों चाइना काफी ब्लैक बॉक्स गवर्नमेंट है, काफी ओपेक गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से यह बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि वहां की गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी। ऐसा एक्सपर्ट का जो है राय है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली बेल आउट करेगी क्योंकि इसका इंपैक्ट ग्लोबली होगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों खत्म होता है। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। डू लेट मी नो अगर आपको लगता है मैंने कुछ कवर नहीं किया है और मैं उस पर डेफिनेटली काम करूंगा। धन्यवाद।